जी। सुधा चंद्रन ये नाम हर कोई की जुबान पर रहता है। शायद हर कोई ये जानता है कि ये एक ऐसी नृत्यांगना है, एक ऐसी अभिनेत्री है जो भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज धमतरी की धरा पर सुधा चंद्रन जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक अवार्ड फंक्शन शो में ये चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ मौजूद हैं। प्रखर टीवी के साथ एक हम रूबरू होते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक संस्कारी और संस्कृति पूर्ण आपका परिवार तमिल परिवार रहा है मुंबई में। तो किस प्रकार से आपको ये विरासत में मिली? विरासत शायद इसलिए मुझे मिली क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और चूंकि मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब हम महत्व देते हैं। मतलब एजुकेशन के साथ साथ घर में ये बहुत ज़रूरी है, या तो आप म्यूजिक से कनेक्ट हो या फिर डांस से। और मेरी माँ चाहती थी कि वो डांसर बने, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के कुछ अधूरे सपने बच्चों को उसे साकार करना पड़ता है। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं सिर्फ 3 साल की थी, तो मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे डांसर बनना है या नहीं। बट मेरी माँ की ये जिद थी कि तुम्हें डांसर ही बनना है, एंड एक तरफ एजुकेशन और दूसरी तरफ एज एन आर्ट वो डेफिनेटली डांस है। ये बचपन का करियर कैसा रहा आपका नृत्य के क्षेत्र में? मैं बहुत छोटी थी, जैसे मैं स्कूल जाती थी वैसे ही मेरे लिए डांस स्कूल भी था, क्योंकि मैं स्कूल के लिए 10 बजे निकल जाती थी, 5:30 बजे स्कूल छूटता था, मेरी माँ वहां आ जाती थी, कपड़े चेंज करके कुछ खिला पिला के मुझे डांस स्कूल ले जाती थी। घर आते आते 9 बज जाता था, तब मैं सो जाती थी अपनी माँ के कंधे पे। तो ये शायद उन्हीं का सैक्रिफाइस है। आई थिंक माता पिता जो सैक्रिफाइस करते बच्चों के लिए, आज अगर मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ तो डेफिनेटली वो उसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। हालांकि हर दर्शक जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आप स्थानीय दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये आपके साथ जो घटना घटी वो किस प्रकार से रहा तीर्थ यात्रा में आपके साथ, ये क्या हुआ आपका? एक्चुअली मैं साउथ गई थी हमारे कुलदेव के मंदिर में। वहां से जब मैं आ रही थी तो ये रोड एक्सीडेंट था, और उस रोड एक्सीडेंट में हुआ यूं कि मैं सबसे सेफ थी। मेरा मतलब मुझे सिर्फ एक फ्रैक्चर हुआ था राइट फीमर पे, बट देखते देखते जो एक छोटा सा कट था वो ऐसा बदल गया कि वो गैंग्रीन में तब्दील होके फिर बात वहां तक पहुंच गई कि या तो जिंदगी या तो पैर। एंड चूंकि मैं माइनर थी तो मेरे पेरेंट्स ने, और इकलौती थी तो मतलब किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जी। तो मेरे डैडी मम्मी ने ये फैसला किया कि नहीं, जो भी हो जाए बट हमें बेटी तो चाहिए। जी। तो जिस वजह से जिंदगी को बचाने के लिए उस गैंग्रीन से ये डिसीजन लिया गया था। नाचे मयूरी कैसा मिला आपको फिर? जब मैं आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ डांस करने लगी तब मिस्टर रामोजी राव, जो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, मतलब आई वुडंट से जर्नलिस्ट, बहुत बड़े एंटरप्रेनर है, रामोजी फिल्म सिटी जो हैदराबाद में बहुत ही मशहूर है। एंड न्यूज़पेपर बैरर थे, इनाडू एंड न्यूज़ टाइम उन्हीं के पेपर्स थे, पब्लिकेशंस थे। तो जब मैं स्टेज पे आई तो उस वक्त 85 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ एक लड़की 3 घंटे डांस कर सकती है। तो जब उन्हीं के पेपर्स में मेरे बारे में लिखा गया था तो उनको लगा कि क्यों ना एक फिल्म बनाया जाए इस पे, ताकि लोगों को इस फिल्म से कुछ प्रेरणा मिले। तो ऐसी मतलब जब डिस्कशन की बात हुई तो मुझे वहां बुलाया गया। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, वो जो टीम से बात कर रही थी, तब डायरेक्टर संगीतम श्रीनिवास राव थे जिन्होंने पुष्पक और अपू राजा जी। जैसी फिल्में बनाई। उनको लगा कि अगर हम ये फिल्म बनाए तो क्यों ना इसी लड़की के साथ बनाए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे हाव भाव से कि ये अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। तो वैसे शायद उनकी जिद थी, जिसकी वजह से मैंने भी सोचा कि चलो एक फिल्म करके हमें क्या करना है, वापस हम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान डाइवर्ट कर लेंगे। बट हुआ नहीं ऐसा। और वो दिन जिस दिन मैं इंडस्ट्री में आई उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा। उसके बाद लगातार फिल्में और उसके बाद फिर टेलीविजन पे भी आप सीरियल की हैं आपने। नहीं, फिल्मों का दौर तो इतना खूबसूरत, मतलब जो मैं चाहती थी वो तो हुआ नहीं, क्योंकि एक फिल्म के बाद बाकी फिल्में चली नहीं। तो लोगों का यही कहना था कि छोड़ो यार, ये तो उसकी पहली फिल्म, तो उसकी कहानी थी जिसकी वजह से चल गई, और ऐसे लोग तो इस फिल्म इंडस्ट्री के लायक नहीं है, ये बाकायदा मुझे बोला गया था। तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा ऐसे लोगों का क्या मतलब है, मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि किन लोगों को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मैं भी इंतजार करती रही, मतलब 7 साल मैंने भी सोचा कि चलो कुछ तो अच्छा आएगा, बट कुछ किए बिना तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ूंगी नहीं। और वही दौर था जब टेलीविजन का एक दौर शुरू हो रहा था, जी। और ऐसे कई एक्टर्स थे जिन्हें वो
बहुत टैलेंटेड थे पर फिल्मों में काम नहीं मिला, एंड उनमें से मैं एक थी। तो मैं भी इंतजार कर रही थी, तो टेलीविजन के छोटे मोटे मैं रोल्स करती गई, जैसे एक आध दो एपिसोड, जो कमांडर था, मार्शल, जो वन ऑफ्स थे, करते करते फिर बालाजी टेलीफिल्म से ये ऑफर आया था कई किसी रोज के लिए, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। कहते हैं ना, जिंदगी में हमेशा एक पॉइंट आता है जब आपकी जिंदगी बनती है या टूटती है। तो मेरे लिए तो वो मेरी जिंदगी बन गई, बिकॉज आज भी जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद तो खैर टेलीविजन में आने के बाद तो फिर मैंने पलट के नहीं देखा। आज का युवा हम देखते हैं, युवा कहें चाहे उम्रदराज लोग, जब वो दिव्यांगता की ओर बढ़ते हैं या जैसे आपकी स्थिति वो उनके मॉरल डाउन हो जाते हैं और वो सुसाइड की ओर बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जिंदगी है, जीना चाहिए? सबसे पहले मैं किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहती, क्योंकि सुसाइड सिर्फ स्पेशली चैलेंज लोग नहीं कर रहे, करने वाले तो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। आई थिंक स्पेशली चैलेंज लोग में तो फिर भी वो एक डिटर्मिनेशन है कुछ करने का। बट मेरा यही कहना है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकता, बहुत जरूरी है कि उसके परिवार वाले उसे सपोर्ट करें। कहीं ऐसा नहीं समझे कि भैया बोझ है, चलो एक कोने में पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। बिकॉज उस वक्त अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। तो मैं इस माध्यम के जरिए मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो उस हुनर को, उसमें कुछ तो एक हुनर होगा, आप उसे पहचानिए और आप उसे डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त उसे आपके मोटिवेशन की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बिकॉज जब परिवार आपके साथ खड़ा रहता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि 50% जंग आप जीत चुके हैं। उसके बाद जो लड़ाई बाहर की है, जब आप वो हिम्मत जुटा लेते हो ना, तो आपके अंदर वो एक विश्वास भी है कि अगर मैं गिर भी गया तो मेरे परिवार वाले हैं जो मुझे संभाल लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अंतिम सवाल करना चाहूंगे, भारतीय संस्कृति से आप काफी रूबरू हैं, आपके परिवार में है वो, लेकिन आज जो हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, वो क्या भारतीय संस्कृति पे हावी हो रहा है? वो दौर चला गया सर। अब वापस भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत आगे, मतलब आज अगर हम देखें तो एक वो दौर था जब लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो वो बहुत ही एक डाउन मार्केट है। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत गर्व से मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे है। और जब एक वो दौर था जब हम उनको इमिटेट करते थे, बट आज वो दौर आ गया है कि लोग हमें देखकर हमारी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार के जो अवार्ड्स होते हैं, फैशन शो होते हैं एक छोटे शहर में, तो क्या प्रतिभाएं सामने आती हैं? कोई भी शहर या गांव छोटा अब नहीं रहा सर। अब मैं यही कहूंगी कि हर जगह से इतने टैलेंटेड लोग उभर रहे हैं। हाँ, टैलेंट तो पहले भी हमारे कंट्री में मतलब बहुत ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर वो अपने हुनर को वो दिखा सके। और कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपने हुनर को दबा के अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहे कि मतलब पति, बच्चे, ससुराल, जिसकी वजह से औरतों में वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर की दहलीज को लांगे। बट अब चूंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि उषा शर्मा जी के जरिए या उनकी पूरी टीम के जरिए, जैसे विकी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद सुभाष मलिक जी भी है, जो एक होता है कि एक औरत डिसीजन लेती है पर सपोर्ट करने वाले कुछ अगर लोग जुड़ जाते हैं तब ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और हो सकता है कि अगले सीरियल या जब फिल्म मैं कर रही हूँ तो दमतरी की कोई लड़की मेरी ड्रेस डिजाइनिंग कर रही हो। सो ये सब मंच वो है क्योंकि यही से टैलेंट निकलता है। आज अगर आप देखेंगे तो जब हम सीरियल्स भी करते हैं तो हम यही पूछा, रहे तुमने मेकअप कहाँ से सीखा, हेयर कहाँ से सीखे? तो मैडम वहां पर एक सेमिनार था जहां से हम सीख के आए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी में कम से कम इस प्रोफेशन को सीरियसली तो लेने लगे, ना सिर्फ लड़कियां और लड़के बल्कि परिवार वाले भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चंद्रन जी, जिन्होंने अपनी कई कहानियों को भी बताया और धमतरी वासियों से रूबरू हुई। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।